हेलो फ्रेंड, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को झारखंड के पर्यावरण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाली हूं। ये उन सारे स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो जाता है जो जेएसएससी, सीजीएल और जेपीएससी की तैयारियों में लगे हैं। चूँकि इस टॉपिक को मैंने जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के सिलेबस से लिया है, तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस की बात करते हैं। अगर प्रारंभिक परीक्षा की बात की जाए तो जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें दिया गया है कि झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य, हो रहे पर्यावरण परिवर्तन एवं उसके अपशमन एवं अनुकूलन संबंधित विषय से 7 प्रश्न ऐसे होंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और यहाँ से पूछे जाएंगे। वहीं अगर मुख्य परीक्षा की बात की जाए तो प्रश्न पत्र जो 5 है यानी कि पेपर 5 जो है, इसमें अर्थव्यवस्था विषय से संबंधित प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। और इसी में एक जिसमें झारखंड की अर्थव्यवस्था से प्रश्न पूछे जाने हैं, जहां वहां दिया गया है कि झारखंड में पर्यावरण के मुद्दे, पर्यावरण निम्नीकरण और इसके समाधान के लिए राज्य की नीति, यहां से प्रश्न आएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को आज हम लोग जान लेते हैं और कल इससे निकलने वाले कुछ लॉन्ग जो आंसर होंगे उस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग जाने कि ग्रीन पीस इंडिया की एक रिपोर्ट आई है। ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार झरिया जो है वो देश का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है। इस रिपोर्ट के आधार पर कहा गया है कि झारखंड का जो झरिया है वो देश का सबसे प्रदूषित शहर है। इस रिपोर्ट के आधार पर झरिया में प्रदूषण का जो कारक है वो पार्टिकुलर मैटर है, पीएम जिसको शॉर्ट में कहते हैं पार्टिकुलर मैटर है। और इसका औसत सालाना स्तर जो है वो 2018 में 322 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था, जो 0 से 60 की सुरक्षित सीमा से 6 गुना अधिक है। ये जो पार्टिकुलर मैटर है उसकी मात्रा जो है वो झरिया के वायुमंडल में कई गुना ज़्यादा है। औसत जितना रहना चाहिए 0 से 60 के बीच में रहना चाहिए, लेकिन कितना है तो 322 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है ये पीएम की मात्रा, जिस कारण से झरिया जो है वो पूरे देश में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर हो गया है। झरिया में देश का सर्वाधिक बड़ा कोयले का स्रोत में से एक है। यहाँ पर इतना बहुत ज़्यादा कोयला का उत्पादन किया जाता है, जिस कारण से ये पूरे देश में अपना एक अलग ही स्थान रखता है। लेकिन यही जो कोयला है ये प्रदूषण का कारण है। झरिया के कोयले से कोक बनाने का उपयोग किया कोक बनाने में यहाँ का कोयले का उपयोग किया जाता है। और इस कोक का प्रयोग कहाँ किया जाता है तो लौह इस्पात उद्योग में होता है। यहाँ का कोयला खान तकरीबन 1 सदी से सुलग रहा है और कोयला ही झरिया और धनबाद में प्रदूषण का कारक है। चूँकि झरिया में जो कोयले के खान है वहाँ पर आग भी लगी हुई है, जिस कारण से भी वहाँ का वातावरण जो है प्रदूषित हो रहा है। साथ में यहाँ पर इस कोयले से कोक बनाया जाता है, तो कोक बनाने की क्रिया में कोक का जो उत्पादन होता है तो इस क्रिया में भी प्रदूषण जो है वो जो फैलता है। और इस कोक का प्रयोग कहाँ किया जाता है तो लौह इस्पात ये उद्योग जो है वहाँ पर किए जाते हैं और अन्य उद्योगों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। झारखंड में खनिज खनन, परिवहन और कारखानों के अपशिष्ट प्रवाह और अन्य कई कारणों से प्रदूषण की भयावह स्थिति आ गई है। क्योंकि झारखंड में खान खनिज बहुत ज़्यादा है, जिस कारण से यहाँ पर उद्योग भी जो है वो अंधाधुंध तरीके से बढ़ रहे हैं। इनमें से कई उद्योग ऐसे हैं जो पर्यावरण संबंधित मानकों का सही तरीके से उसको फॉलो नहीं करते हैं, जिस कारण से वातावरण जो है झारखंड का वो प्रदूषित होता जा रहा है। और झारखंड में प्रदूषण का एक और भी महत्वपूर्ण कारण है वो है वनों का अंधाधुंध कटाव। वन जब कटने लगे हैं झारखंड से तो यहाँ पर जो प्रदूषण है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है। चूँकि झारखंड जो थी वो जंगल झाड़ की प्रधानता के कारण ही झारखंड का नाम झारखंड पड़ा, लेकिन अब यहाँ पर वनों का जो प्रतिशत है वो 29% तक सीमित हो गया लगभग। और जो राष्ट्रीय औसत है 33%, उस वहाँ तक पहुँचने में अभी बहुत सारे ऐसे वन रोपण से संबंधित कार्य जो हैं, वृक्षारोपण से संबंधित, वो करने होंगे और 33% के लक्ष्य को प्राप्त करना होगा और इससे भी अधिक वन जो है वो लगाने होंगे ताकि प्रदूषण पे नियंत्रण किया जा सके। और फिर उद्योग जो हैं झारखंड में उन पर भी दबाव डालना होगा कि वो जो मानक है प्रदूषण से संबंधित उसको वो फॉलो करें। और भी बहुत सारे ऐसे नीतिगत उपाय किए जा सकते हैं जिस कारण से झारखंड में प्रदूषण जो है वो कम हो सकता है। और इस प्रदूषण के कारण जो है वो समस्या इतना विकराल रूप धारण कर ली है कि यहाँ के लोग अस्थमा, टीबी, कैंसर जैसे रोगों से ये लोग पीड़ित हो रहे हैं। अब हम लोग कुछ ऐसे विभागों के बारे में जाने या फिर ऐसे संगठनों के बारे में जाने जो पर्यावरण के प्रदूषण के लिए वो लोग कार्य करते हैं।
जैसे वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड सरकार, इनके कार्यों के बारे में हम लोग जाने। इस विभाग का मुख्य कार्य क्षेत्र राज्य के प्राकृतिक संसाधन जिसमें वन, वन्य जीव, जैव विविधता इत्यादि का संरक्षण करना, इसके साथ ही वन्य प्राणियों के संवर्धन के साथ साथ प्रदूषण को रोकना भी है। प्रदूषण को रोकने के लिए जो वनों का जो अंधाधुंध कटाव हो रहा है या फिर कितना वनों को लगाना है, तो इन सभी पे नियंत्रण कौन करता है? तो वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। साथ में वन्य जीव से संबंधित भी इनके कार्य हैं। जैव विविधता को भी लेकर के उनको भी बचाना है। वन्य प्राणियों का संवर्धन भी करना इनके कार्य हैं। झारखंड में वनों की कटाई इतनी ज़्यादा हो रही है कि इन वनों की कटाई में ऐसे बहुत सारे उपयोगी वृक्ष जो हैं वो जो पर्यावरण का संरक्षण करते हैं उनको भी काट दिए जा रहे हैं। तो वनों की कटाई के क्रम में अनेक दुर्लभ प्रजाति के वृक्ष जो हैं वो लुप्त होने लगे हैं, जिसे बचाने के लिए सरकार जो है अनेक कदम उठा रही है। जैसे कि कुछ वृक्ष ऐसे हैं, जैसे अफ्रीकी मूल का कल्पतरु वृक्ष, ये चिकित्सीय महत्व इसका बहुत ज़्यादा है इस वृक्ष का। भारत में इसकी संख्या 9 है। ये कल्पतरु वृक्ष जो है पूरे भारत में इसकी संख्या 9 है, जिसमें से 4 जो है वो रांची में स्थित है। और इस वृक्ष में अति शुष्क वातावरण में भी जल भंडारण की क्षमता जो है बहुत ज़्यादा होती है। कुछ और भी फूल जैसे माखन कटोरी और शिवलिंगम नामक फूल जो है ये फूल जो है इसकी प्रजाति को भी संरक्षण का कार्य किया जा रहा है झारखंड में, इसको भी संरक्षित किए जा रहे हैं। फिर झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसको शॉर्ट में JSPC भी कहते हैं। अब हम लोग इसके बारे में जानें, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बारे में। इसकी स्थापना 2001 ईस्वी में हुई और इसका उद्देश्य क्या है? तो राज्य में प्रदूषण का नियंत्रण करना। JSPCB यानी कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का क्या कार्य है, उद्देश्य क्या है? तो राज्य में प्रदूषण का नियंत्रण करना। और कार्य क्या है? तो यह एक नियामक इकाई है जो उद्योगों को पर्यावरण मित्र बनाने के लिए नए एवं उच्च तकनीकी के लिए प्रेरित करता है। ये जो बोर्ड है, यह बोर्ड संसाधनों के सतत उपयोग पर बल देता है। जो भी झारखंड में संसाधन है, चाहे वो जल संसाधन है, मृदा संसाधन है, वायु है, तो इन संसाधनों का सतत उपयोग पर बल देता है। साथ ही जल का उपयोग कम करना, वर्षा जल, कृषि, लकड़ी एवं कोयले का औद्योगिक क्षेत्रों में कम उपयोग करने एवं स्वच्छ ऊर्जा उपयोग पर अधिक बल देता है यह बोर्ड। फिर नेक्स्ट हम लोग जानेंगे झारखंड ऊर्जा नीति 2012। झारखंड ऊर्जा नीति कब बनाई गई? तो ये 2012 में बनाई गई। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए झारखंड ऊर्जा नीति 2012 जो है वो लागू की गई है। इसमें गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के विकास पर विशेष बल दिया गया है। फिर झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एजेंसी, जिसको शॉर्ट में JREDA के नाम से भी जाना जाता है, तो स्वच्छ ऊर्जा यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा, इसके विकास के लिए, जैसे कि इसमें सौर ऊर्जा भी आ जाते हैं, तो इस पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, तो स्वच्छ ऊर्जा के विकास के लिए 2001 में झारखंड जो है नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एजेंसी का गठन किया गया है। झारखंड राज्य जल नीति यानी कि झारखंड राज्य जल नीति कब बनाई गई? 2011 में। ये वर्ष आप लोग जरूर याद रखेंगे। झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग जो है ये 2001 ईस्वी में इसका गठन किया गया और झारखंड ऊर्जा नीति का गठन किया गया 2012 में। इसको मतलब ये आई ऊर्जा नीति, झारखंड ऊर्जा नीति कब आई? 2012 में। और झारखंड राज्य जल नीति कब आई? तो ये 2011 में बनी है, याद रखेंगे वर्ष को। जल संसाधन के उचित प्रबंधन के लिए झारखंड राज्य का जल नीति 2011 को लागू किया गया है। झारखंड में जो ये जल संसाधन है उसका संरक्षण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भूमिगत जल का अभाव है क्योंकि झारखंड जो है वो एक पठारी क्षेत्र है, जिस कारण से काफ़ी गहराई में भूमिगत जल जो है वो मिलते हैं। इस कारण से जो वर्षा का जो जल है उसको सिंचित करके रखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, तभी सिंचाई का जो साधन है वो सुनिश्चित किया जा सकता है। और सिंचाई अगर सही होगी तो कृषि भी अच्छी होगी। और इसका सीधा कनेक्शन जो है वो किसानों से है और जीविका से है झारखंड के लोगों की। तो झारखंड राज्य जल नीति 2011 में आई, तो ये जल संसाधन है उसका उचित प्रबंधन के लिए झारखंड राज्य जल नीति 2011 को लागू की गई है।
फिर राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, ये 2009 में आई। जल संसाधन, विशेषकर नदी जल संसाधन के लिए भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार का जो पर्यावरण और वन मंत्रालय जो है उसके द्वारा 20 फरवरी 2009 को राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया। 20 फरवरी 2009 को गठन किया गया किसका? तो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का। और इस प्राधिकरण के ही अंतर्गत गंगा नदी से संबंधित राज्यों को नदी संरक्षण संबंधित कार्यों को करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और इस प्राधिकरण के आलोक में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन 30 सितंबर 2009 ईस्वी को किया गया। तो इसको याद रखेंगे, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण, इसका गठन कब किया गया? तो 30 सितंबर 2009 ईस्वी को। और किसके द्वारा किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 है उसकी धारा 3 के तहत इसका गठन किया गया है। और इस प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मुख्यमंत्री होते हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये रांची में है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो पर्यावरण से संबंधित मैंने दिए। इसके बाद वाले क्लास में हम लोग जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं झारखंड में उसके बारे में भी जानेंगे। किस तरीके से मैं भी वो भी क्लियर करा देती हूँ। देखिए, इसको मैंने क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में शामिल किया है। देखिए कैसे, तो मैं इस 3 क्वेश्चन आंसर को कराऊंगी जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होंगे और जेपीएससी मेंस के लिए भी और प्रीलियम्स के लिए भी, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि प्रीलियम्स में से इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आएंगे और मुख्य परीक्षा में यहाँ से संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। जैसे प्रश्न मैंने शामिल किया है, करूँगी आगे की क्लास में। झारखंड में मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा उत्पन्न जल तथा मृदा प्रदूषण का विस्तार से वर्णन करें। जो मानवीय क्रियाकलाप है उसके द्वारा जो जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण हो रहा है झारखंड में, उसका विस्तार से वर्णन करें तथा उनसे उत्पन्न होने वाले दुष्प्रभाव की चर्चा करते हुए उनसे निपटने के उपाय बताएं। क्या दुष्प्रभाव होगा और उसका किस तरीके से उसका निपटा जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में बढ़ रहे ध्वनि प्रदूषण की समस्या का विस्तार से वर्णन करें। झारखंड में जो ध्वनि प्रदूषण बढ़ रही है उसका विस्तार से वर्णन करें। फिर नेक्स्ट है झारखंड राज्य में हो रहे जलवायु परिवर्तन तथा इनसे उत्पन्न आर्थिक और सामाजिक समस्या का वर्णन करें। ये 3 प्रश्नों का उत्तर मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।